अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम स्पेस की वीडियोस बनाते हैं तो हमारे नाजरीन ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि स्पेस में जाने का फ़ायदा क्या। हम स्पेस की बजाय ज़मीन पर ही वो पैसा क्यों नहीं लगाते। आज मैंने सोचा कि मैं स्पेस के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, एक सीरीज़ बनाऊं वीडियोस की, जिसमें बताया जाए कि स्पेस में हम क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और स्पेस में हम क्या चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ में आपको ये भी जवाबात मिलेंगे कि हम स्पेस में क्यों जाना चाह रहे हैं और लोग क्या सोचते हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब स्पेस में जाना चाहता है तो वो अपने पैसे के बारे में सोच रहा है। वो हो सकता है रिसर्च के बारे में भी सोचे, लेकिन उसका मकसद ये है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज को अपने काबू में कर सके। और हमेशा ही ऐसा होता आया है हमारी दुनिया में। इंसान जब भी अपने खित्ते से बाहर निकला है तो उसने जाकर रिसोर्सेज पर काबू किया है। इसलिए अगर हम ये कहें कि ज़मीन पर पैसा लगाएं और स्पेस पर पैसा ना लगाएं, तो आप उनको तो ये बात कह सकते हैं जो शायद आपके कहने कार में हो, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को आप ये बात समझा नहीं सकते जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा स्पेस से हमें टेक्नोलॉजी भी हासिल हो रही है और स्पेस से हमारी ज़िंदगियां भी आसान हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि जितनी भी बड़ी रिसर्चेज हैं, जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज हम देखते हैं, इनमें से ज़्यादातर स्पेस के लिए चीज़ें डिज़ाइन करते हुए हमने हासिल की। इसलिए जब हम स्पेस की बात करते हैं और स्पेस में जो भी लोग ज़्यादा आगे होंगे वो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ज़मीन के लिए भी लेके आएंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि स्पेस के गिर्द, ज़मीन के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट्स किस तरीके से हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी अच्छी बना रही हैं, हमें किस तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं और किस तरीके से हमें एग्रीकल्चर में आगे लेके जा रही हैं। तो स्पेस को सिर्फ ये समझना कि वो ज़मीन का कोई फ़ायदा नहीं कर रही और हम स्पेस में जा रहे हैं और हम एक गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो बहुत दूर का सोच रहे हैं। हमें उनको इतना भोला नहीं समझना चाहिए। आखिर कोई वजह है तो वो सोच रहे हैं और उसका फ़ायदा हमें क्या होगा। और शायद हम यही चीज़ें आज तक मिस करते हैं जिसकी वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है। हमने हमेशा दूर की चीज़ को उस तरीके से नहीं सोचा, हमने करीब की चीज़ों को हासिल करने की कोशिश किया है। हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ कभी नहीं गए। हमने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के करीब करीब के फ़ायदे सोचे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का और हमारी सिविलाइजेशन का, हमारी तहज़ीब का ये हाल है। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मुख्तलिफ वीडियोस बनेंगी और उनमें आपको अपने सवालों के जवाबात मिलेंगे। मैं लेकर चलता हूं आपको उस रेस की तरफ जिसमें इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आ चुके हैं और हमारा हमसाया भी आ चुका है। अभी हमने भी ऐलान किया है कि हम भी अपनी एक स्पेसशिप चांद पर भेजेंगे। लेकिन स्पेस में जाना और उस पर रेस लगना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं चांद की। तो मैं आपको बताता चलूं कि चांद मादनियात का एक ख़जाना है। चांद पर ऐसी ऐसी मादनियात हैं जो हमारी ज़मीन पर है ही नहीं, और वो मादनियात इतनी ज़्यादा और सोर्सेज इतने ज़्यादा कीमती हैं कि उन्हें चांद पर जाकर लेके आना ज़्यादा सस्ता पड़ता है बनिस्बत ज़मीन पर बनाने के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हीलियम 3 की। और हीलियम 3 से आप न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्टर बना सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन को ला सकते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन वो तरीका है एनर्जी का जिससे एनर्जी ज़ाया नहीं होती और सूरज में भी न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए एनर्जी बनती है। तो नेचर में इस तरीके से एनर्जी बनती है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है एनर्जी बनाने का। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं तो स्पेस हमसे कितनी दूर है। मैं अगर लाहौर के वस्त से चलूँ और इस्लामाबाद के वस्त में पहुँचूँ तो तकरीबन मोटरवे से 400 किलोमीटर का रास्ता है। लाहौर से इस्लामाबाद 400 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़मीन से स्पेस का रास्ता कितना है? गैस कीजिए। स्पेस की जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बाउंड्री है उसे वॉन कार्मन लाइन कहते हैं। और ये लाइन जो मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ, ये हमसे सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर है। यानी आप लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते को 4 हिस्सों में तकसीम करें तो ये उसका 1/4 हिस्सा बनता है। इतनी करीब है स्पेस हमसे, सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन ये उतना ही बड़ा चैलेंज भी है क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रेविटी से लड़ना पड़ता है। और ग्रेविटी
एक बहुत ही ताकतवर हरीफ है। स्पेस की बाउंड्री को हिट करने के लिए अमूमी तौर पर हमें 3 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट में जाना चाहते हैं जो कि 200 किलोमीटर पर मौजूद है, तो हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो स्पेस में जाने के लिए 100 किलोमीटर तय करने हैं और स्पेस में जाने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि स्पेस हमसे बहुत ही ज़्यादा करीब है, लेकिन स्पेस जाने में और स्पेस में रहने में बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इतना आसान नहीं है, इसीलिए इंसान को बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं। स्पेस में रेडिएशंस होती हैं, स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा मसला है जो कि ज़मीन पर मौजूद है और हम आराम से ज़मीन पर चल सकते हैं। स्पेस की टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली हैं। स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, माइक्रो ग्रेविटी होती है। इसलिए 60 सालों से हम लगे हुए हैं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में जो कि हमें स्पेस में आराम से रख सके, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हमें बहुत टाइम चाहिए कि हम स्पेस में लंबे सफ़र कर सकें और स्पेस में ज़्यादा अरसे तक रह सकें। इस वक्त स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान 1 साल के लिए रहा है, लेकिन उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं जिस पर हमने आके रिसर्च की है और हमें अंदाज़ा हुआ है कि अगर हम ज़्यादा अरसा स्पेस में रहेंगे तो हमें बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए चांद पर जाना है या मरीख पर जाना है, हमें टेक्नोलॉजी की शदीद ज़रूरत होगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ स्पेस की एक वीडियो की तरफ। ये वीडियो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बनाई गई है जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर की हाइट पर है ज़मीन से। आप इस वीडियो को देखें, ये एक मस्मराइजिंग वीडियो है, ये एक हैरान कर देने वाली वीडियो है जो कि रात को दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि नीचे ज़मीन पर रोशनियां नज़र आ रही हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रात को कवर कर रहा है। स्पेस में सूरज रात को बार बार निकलता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको कई जगह पर नीचे रंग बिरंगी रोशनियां भी नज़र आएंगी। सूरज तकरीबन हर 90 मिनट के बाद दोबारा निकलता है और जो रंग बिरंगी रोशनियाँ आपको नज़र आती हैं वो अरोरा लाइट्स हैं, जो कि सूरज की जो विंड्स हैं, जो हवाएं आती हैं, वो जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं, वो उन्हें आयोनाइज करती है, तो हमें रंग बिरंगी रोशनियाँ नज़र आती हैं। यहाँ पर हम 3 सितारों वाली और मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्टलेशंस भी देख सकते हैं। आसमान में हम ओरियन कंस्टलेशन देख सकते हैं, मुख्तलिफ सितारों की कंस्टलेशन देख सकते हैं। अगर हमने स्पेस में जाना है तो स्पेस में जाने के लिए ख़ास स्पीड से जाना होगा और ये स्पीड है 18,000 मील फ़ी घंटा। अगर हम 18,000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार को अचीव नहीं कर सकते तो रॉकेट कभी भी स्पेस में दाखिल नहीं होगा। ये स्पीड तकरीबन 8 किलोमीटर फ़ी सेकंड बनती है। इसे स्केप वेलोसिटी कहते हैं और स्केप वेलोसिटी हासिल करना एक रॉकेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रॉकेट स्केप वेलोसिटी हासिल करने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवाते हैं। ऐसे रिएक्शंस करवाते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और न्यूटन के लॉस की वजह से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर हम रॉकेट्स की बात करें तो रॉकेट तारीख़ में बहुत सिविलाइजेशन में हमें नज़र आते हैं। मैं आपको यहाँ पर चाइनीज़ रॉकेट्स दिखा रहा हूँ जो कि आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर भरा जाता था, ऐसा पाउडर जिसको आग लग सके। लेकिन सॉलिड फ्यूल का एक नुकसान ये है कि ये कंट्रोलेबल नहीं है। इसको एक मरतबा आग लग गई तो आप इसको रोक नहीं सकते जलने से, आप कंट्रोल नहीं कर सकते रॉकेट की स्पीड। यहाँ पर जो सॉलिड फ्यूल आपको आतिशबाजी के रॉकेट्स में मिलता है वो एल्यूमिनियम परक्लोरेट है। लेकिन हमने अगर रॉकेट की स्पीड को और उसके इग्निशन को कंट्रोल करना है तो हमें लिक्विड फ्यूल की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड फ्यूल के फ्लो को आप कभी भी एक वेल्व लगा के रोक सकते हैं। लिक्विड फ्यूल के अपने नुकसानात हैं। अगर हमने रॉकेट को कंट्रोलेबल बनाना है तो हमें गैसेस की तरफ आना पड़ेगा। हमें ऑक्सीडाइज़र चाहिए, हमें फ्यूल चाहिए और गैसेस की फॉर्म में क्योंकि गैस के फ्लो को हम रोक सकते हैं।
लेकिन अगर हम रॉकेट में ऑक्सीडाइज़र और फ्यूल दोनों गैस की शक्ल में लेके आते हैं, ऑक्सीडाइज़र का मतलब है ऑक्सीजन और फ्यूल, ये ऑक्सीजन और फ्यूल और इग्निशन 3 चीज़ें मिलती हैं तो फायर होती है, आग लगती है, एक्सप्लोजन होता है, इग्निशन होता है। अगर हमने फ्लो को कंट्रोल करना है तो इनको गैस की शक्ल में लाना पड़ेगा, लेकिन गैस की शक्ल में इनको लाने के लिए रॉकेट का साइज़ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज़ चाहिए, इतने बड़े बड़े टैंक्स चाहिए जिनमें इस गैस को रखा जाए, जो कि इतनी मिकदार में हो कि हमें स्पेस में लेकर जा सकें। साइज़ को छोटा करने के लिए, टैंकों के साइज़ को छोटा करने के लिए हम गैसेस को लिक्विफाई करते हैं। हमें उनको लिक्विफाई करना पड़ेगा और लिक्विफाई करके वो कम वॉल्यूम घेरेंगी और हमें टैंक या रॉकेट की जो साइज़ है उनको छोटा बना सकते हैं। लिक्विफाई करने के लिए इन गैसेस को ठंडा करना पड़ेगा। अगर आप फ्यूल के तौर पे केरोसिन ले रहे हैं तो केरोसिन ऑयल को, मिट्टी के तेल को आराम से ठंडा किया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीडाइज़र अगर ऑक्सीजन है तो उसे ठंडा करने के लिए -180 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। हर जगह पर मसले ही मसले आ रहे हैं। और अगर आप हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर लेना चाहते हैं तो आपको ठंडा करने के लिए -250 डिग्री तक उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो अगर आप टैंक की तरफ जाते हैं तो आपको टेम्परेचर कम करने पड़ेंगे, और अगर आप टैंक बड़ा रखते हैं तो रॉकेट का साइज़ इतना बड़ा होगा जो कि वायबल नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूँ जो आप क्लास में भी कर सकते हैं, स्कूलों में भी कर सकते हैं, और आप एक छोटा सा रॉकेट बना सकते हैं। इस वक्त आपको मैं एक पानी की खाली बोतल दिखा रहा हूँ। इस पानी की खाली बोतल को लीजिए और इसे आप एक हाई एनर्जी फ्यूल से भरी लीजिए जिसे एथेनॉल कहा जाता है। आपने 20 मिलीलीटर, गिन लीजिएगा, मेजर करके 20 मिलीलीटर लिक्विड एथेनॉल इसमें डाल दिया। उससे पहले आपने एनकें लगानी है और पूरे पर्सनल इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट आपने अपने पास रखना है। उसके बाद आपने इस डब्बे को, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन तो है ही है, इसको बंद करना है और इसे तकरीबन शेक करते रहना है 30 सेकंड, 1 मिनट के लिए आपने इसको हिलाते रहना है। तो होगा ये कि एथेनॉल आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट करना शुरू हो जाएगी। 30 सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा आप इसको शेक करें और उसके बाद आप इसको हल्का सा खोलें और जो लिक्विड एथेनॉल रह गई है बीच में उसको बाहर निकाल लें, और उसके बाद इसको इग्निशन दें। इग्निशन आपने दूर से खड़े होकर इसको एक चिंगारी देनी है, और जैसे ही आप इसको चिंगारी देंगे तो बूम, एक एक्सप्लोजन होगा जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी एक एक्सपेरिमेंट में, और आपको अंदाज़ा होगा कि ये हाई एनर्जी फ्यूल जो कि हमने सिर्फ 20 मिलीलीटर लिया और उसमें से भी सिर्फ 10 मिलीलीटर एवेपोरेट हुआ, उसने कितना बड़ा फ्यूम पैदा किया। और इसी तरीके से रॉकेट काम करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। आप देखें ये ब्लू फ्लेम है। ब्लू फ्लेम का मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर ये रेडिश फ्लेम होता तो टेम्परेचर कम होना था, लेकिन हम हाई एनर्जी फ्यूल ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर आपको कंबस्शन बहुत अच्छी नज़र आई और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती हुई नज़र आई और ब्लू फ्लेम नज़र आया। मैं आपको यही एक्सपेरिमेंट इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, और इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि रॉकेट किस तरीके से काम करता है। लेकिन अगली वीडियोज़ में हम रॉकेट से निकलकर स्पेस में जाएंगे, स्पेस को भी एक्सप्लोर करेंगे, ज़मीन को भी एक्सप्लोर करेंगे, और हम मुख्तलिफ चैलेंजेस को भी देखेंगे। तो बहुत सी वीडियोस आएंगी, कम से कम 4 से 5 वीडियोस इस सीरीज़ में आएंगी, और इस सीरीज़ को हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूर लेने हैं, आपने ऐनक ज़रूर पहननी है और इग्निशन दूर से देना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने आप को सेफ़ रखना है और सेफ्टी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।